धारा 480 BNSS, जो कि पहले हुआ करती थी धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता की। सेक्शन 480 पर जाने से पहले कुछ बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ आपके सामने एक सेक्शन रखा गया है और वह सेक्शन है 119 BNS भारतीय न्याय संहिता का, जो कि पहले हुआ करती थी 327 IPC। तो इसे समझने से पहले हम इस सेक्शन को समझ लेते हैं। संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना, मतलब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है, पैसे हो गए या जेवर हो गए सोने चांदी के, या किसी भी प्रकार की संपत्ति, उसे लेने के लिए या किसी प्रकार का अवैध कार्य कराने के लिए, जैसे आप हैं, आप मुझे मजबूर करें कोई अवैध कार्य करने के लिए, किसी को मारने के लिए या चोरी करने के लिए, तो संपत्ति के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को मजबूर करके उसे उपहति या घोर उपहति कारित करना, अर्थात स्वेच्छा से उसे साधारण चोटें पहुंचाना या गंभीर चोटें पहुंचा देना। तो इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो यह है कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना शुक्र होता हो करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब ऊपर जो हमने ये बात डिस्कस की, संपत्ति लेने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए किसी की उपहति कारित करना, उसे साधारण चोटें पहुंचा देना, मुक्के थप्पड़ मार दिए, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से ऐसा कार्य करवाना। हितबद्ध व्यक्ति अर्थात आपका कोई मित्र है या भाई या बहन। अब मैं उनको मजबूर कर दूं कि भाई ऐसा कार्य करो, नहीं तो मैं आपको चोट पहुंचा दूंगा, या मुझे संपत्ति दो, नहीं तो मैं चोट पहुंचा दूंगा, उपहति कारित कर दूंगा, तो 10 साल तक की सजा है इसमें। इस धारा का बड़ा ही दुरुपयोग होता है, आपको बता दूं तो। जैसे जब मारपीट होती है तो आप सामान्यतः थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की, तो पुलिस क्या है, धारा 323 IPC में अपराध दर्ज करती है, जो कि आजकल 115 BNS हो गई है। तो आप थाने में यही बोलेंगे कि फलाने व्यक्ति ने मारपीट की, उपहति कारित की। अब यदि आप बोल देते हैं कि मुझसे दारू पीने के लिए पैसे मांगे गए और मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे साथ मारपीट की गई, तो फिर 323 की जगह क्या लग जाएगी, 327 लग जाएगी। जहाँ 1 साल की सज़ा हो रही थी 323 में, वहाँ 327 में 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी। अब मुद्दे की बात यह आती है कि धारा 119 की उपधारा 1 के तहत जो अपराध है वह क्या है, संज्ञेय है, अजमानतीय है। एक तो जमानती अपराध होता है और एक अजमानती अपराध होता है। जमानती अपराध में जमानत मिलना आपका अधिकार है, थाने से या कोर्ट से आपको जमानत मिल जाएगी, लेकिन अजमानती अपराध में कोर्ट के विवेक के ऊपर है, सिर्फ कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। और ये क्या है, अशमनीय है, अर्थात इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यह क्या है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसका ट्रायल करेगा। तो अब हम जो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जमानत का 480, जो कि पहले 437 हुआ करता था CRPC में, तो यदि इस धारा के अधीन या ऐसी कोई भी धारा BNS की जिसके सामने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय लिखा है या मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय लिखा है, हर धारा के सामने लिखा रहेगा कि उस धारा का अपराध किस कोर्ट के द्वारा विचारणीय है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तो जब आप जमानत का आवेदन लगाएंगे तो BNSS की किस धारा के अंतर्गत लगाएंगे, 480 के अंतर्गत। और कहाँ लगाएंगे, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। अब इसका सबसेक्शन 2 और है, जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। भाई उपधारा 1 में क्या है, उपहति कारित की जा रही है संपत्ति लेने के लिए या कोई अवैध कार्य करवाने के लिए, सिर्फ थप्पड़ मुक्के मारे जा रहे हैं। तो ये क्या है, साधारण चोटें, उपहति करना। घोर उपहति कब होती है, कट गया, सिर फाड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, फ्रैक्चर हो गया, तो क्या है, घोर उपहति हो गई। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है मूल्यवान संपत्ति लेने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए, तो आजीवन कारावास तक की सजा है,
या फिर 10 वर्ष तक की हो सकेगी। तो ये क्या है, फिर सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है। फिर जमानत आवेदन किस में लगेगा, 483 में लगेगा। 483 BNSS में सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट या अतिरिक्त सत्र न्यायालय में दायर किया जाएगा। तो सब सेक्शन के हिसाब से क्या है, बेल एप्लीकेशन चेंज हो रही है। यदि उपधारा 1 में अपराध होता है तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आवेदन लगाया जाएगा जमानत का। उपधारा 2 के तहत हो रहा है तो 483 के तहत सेशंस कोर्ट में दायर किया जाएगा। आइए जरा धारा 480 देख लेते हैं BNSS की, कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत आवेदन लगाने की क्या प्रक्रिया है। ये नोट कर लीजिएगा, 480 में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया जाएगा और 483 में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, अपर सेशन कोर्ट, अतिरिक्त सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट, इन सभी में क्या है, 483 के तहत ही दायर किया जाता है। 480 का जमानत आवेदन सिर्फ मजिस्ट्रेट की कोर्ट के लिए है। 480 अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी, जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानती अपराध किया है, पुलिस थाने के भारतादक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं हूं, मैंने कोई अजमानती अपराध किया है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, मैंने 119(1) का अजमानती अपराध कर दिया। दारू पीने के लिए पैसे मांग लिए किसी से, उसने नहीं दिए तो उसको मुक्के थप्पड़ से, घूंसे से उसकी क्या है, कुटाई कर दी। तो मैंने क्या है, अजमानती अपराध कर दिया, जैसा कि 119(1) के सामने लिखा है अजमानती। तो यहाँ पे क्या है, अजमानती अपराध कर दिया मैंने। तो संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध में पुलिस क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या थाने में बंद कर सकती है, या फिर गिरफ्तार करके मुझे क्या है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय, मतलब कि हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी कोर्ट के सामने मुझे हाजिर किया जाता है। तो दूसरी कोर्ट कौन होगी भैया, ये दोनों कोर्ट को छोड़कर अगली कोर्ट कौन सी है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट। मतलब इन दोनों कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं करना है मुझे, भिन्न लिखा है, मतलब इनसे अलग कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है। तो वहां पर मुझे क्या है, जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। जा सकेगा मतलब कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि छोड़ना है कि नहीं, छोड़ा जाएगा नहीं लिखा है, जा सकेगा। तो कोर्ट के ऊपर है, अर्थात मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि जमानत देनी है कि नहीं देनी, क्योंकि अपराध क्या है, अजमानती है। तो अजमानती अपराध में कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है। किंतु यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब बेल एप्लीकेशन लगाई मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, अब चालान पेश हो गया है, अर्थात चार्जशीट पेश हो गई है, तो कोई बात ही नहीं है। यदि चार्जशीट पेश नहीं हुई है तो कोर्ट क्या है, केस डायरी बुलवाएगी थाने से। अब कोर्ट यह देखेगी कि भाई इसने अपराध कौन सी धारा का किया है, हत्या की है या रेप किया है, कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया जिसकी अधिकतम सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है, ऐसी किसी धारा का अपराध तो नहीं किया इसने। यदि ऐसी किसी धारा का अपराध किया है तो भैया जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये वाला वीडियो देखिएगा, इसमें पूरा प्रोसीजर बताया है मैंने, क्रिमिनल केस ट्रायल। आपको ऑल टोटल पूरी प्रोसीडिंग क्लियर हो जाएगी कि कोर्ट क्या प्रक्रिया अपनाती है। और एक बात और बता दूं कि हर क्रिमिनल केस की शुरुआत क्या है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ही होती है, यदि किसी स्पेशल एक्ट में अलग से प्रावधान नहीं है, जैसे ST/SC एक्ट हो गया या पॉक्सो हो गया, तो इनकी चार्जशीट क्या है, सीधा सेशंस कोर्ट या स्पेशल कोर्ट में दायर की जाती है। अन्यथा किसी भी धारा का अपराध हो, उसकी शुरुआत क्या है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ही होती है। बाद में मजिस्ट्रेट देखते हैं कि भैया मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो वो मामले को क्या है, सेशंस कोर्ट को सुपुर्द कर देंगे, अर्थात कमिट कर देंगे। तो ऐसे केस जो सेशंस कोर्ट द्वारा विचारणीय हों, उनमें मजिस्ट्रेट कभी भी जमानत नहीं देते, यह बात ध्यान रखिएगा। सेक्शन में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि ऐसे केस जो सेशंस कोर्ट द्वारा विचारणीय हो, ट्रायबल हो, उनमें मजिस्ट्रेट कभी जमानत नहीं देते। यदि दे दी तो नौकरी चली जाएगी। हाई कोर्ट से स्पेशल्स गाइडलाइन आती हैं, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। तो भाई मृत्यु आजीवन कारावास वाली धारा का कोई अपराध है तो उसमें मजिस्ट्रेट जमानत पर नहीं छोड़ सकते। ये पूरी बातें मजिस्ट्रेट की कोर्ट की चल रही हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्या है,
यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया है, या वह 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए किंतु 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध के लिए 2 या अधिक अवसरों पर पहले दोष सिद्ध किया गया है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने कोई संज्ञेय अपराध पहले किया है और उस अपराध के लिए मुझे क्या है, आजीवन कारावास की या मृत्यु दंड की या 7 वर्ष तक की सजा मुझे पहले किसी केस में हो चुकी है, दोष सिद्ध किया गया है। या फिर इसके पहले मुझे किसी केस में 3 साल से अधिक की किंतु 7 वर्ष से कम की 3 साल से 7 साल के बीच की कोई सजा कर दी गई है, कारावास किया गया है। 2 या अधिक अवसरों पर अर्थात 2 या अधिक केसों में दोष सिद्ध किया गया है, तो फिर मुझे वहां पर जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अर्थात यहाँ बात चल रही है हिस्ट्री शीटर की। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपने कोई ऐसे अपराध किए हैं उन धाराओं के जिनमें आपको इतनी सजा हुई है, तो फिर वहाँ आपको जमानत पर मजिस्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे। परंतु न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति बालक है या कोई महिला है या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा अपराध किया है, मान लीजिए किसी की हत्या कर दी। अब हत्या के मामले में अधिकतम सजा क्या है, मृत्युदंड है, आजीवन कारावास भी है। लेकिन ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति कोई बालक या कोई महिला या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, अंग शैथिल्य है, पैरालाइज्ड है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कैंसर हो गया उसको, तो इन दोनों के अधीन, इसके अधीन भी और इस धारा के अधीन भी, भले ही वह किसी मामले में पहले दोष सिद्ध किया गया हो, लेकिन ऐसा अपराधी बालक या महिला है या रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है, तो उसे क्या है, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। वैसे बालक और शिथिलांग व्यक्ति के मामले में तो मजिस्ट्रेट छोड़ सकते हैं, लेकिन महिला के मामले में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर क्या है, जेंडर इक्वालिटी की बात आ जाती है। लेकिन यदि लिखा है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बालक शिथिलांग व्यक्ति को ही छोड़ा जाता है। अब भाई महिला अच्छी वाली हष्टपुष्ट है, चल फिर रही है, तो फिर 7 खून माफ थोड़ी ना कर देंगे उसके। ले भैया भाई साहब तू तो जा और मार सभी को जाके, फिर तो एक प्रकार से न्याय की हत्या हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन महिला होने के भी फायदे होते हैं। जैसे आप हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करते हैं, सह अपराधी हैं 4 या 5, उनमें से कोई महिला भी है तो सबसे पहले महिला की बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर पुरुषों की लगाई जाती है, क्योंकि फिर वहाँ पे क्या है, समानता के आधार पर जमानत मिल जाती है। वैसे पुरुष और महिला में समानता तो नहीं है, लिंग अलग अलग है, लेकिन अपराध की समानता के आधार पर मिल जाती है। परंतु यह और भी कि केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने के लिए या प्रथम 15 दिन से अधिक की पुलिस अभिरक्षा के लिए हो सकती है, जमानत मंजूर करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी। मान लीजिए मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, अपराध करके भाग गया, पुलिस के खबरियों ने खबर कर दी कि इसी ने अपराध किया है। अब मुझे पहचानने के लिए, मेरी पहचान करने के लिए फरियादी अर्थात पीड़ित व्यक्ति के सामने मुझे खड़ा किया जाता है। एक तो ये, या फिर पुलिस मेरी पुलिस रिमांड मांगती है। एक होती है JR जुडिशियल रिमांड, एक होती है PR पुलिस रिमांड। तो पुलिस क्या है, मजिस्ट्रेट से पुलिस रिमांड मांगती है 15 दिन की, कि भाई इससे पूछताछ करनी है, हथियार की जब्ती करनी है, इसलिए इसका PR दिया जाए, हमें पुलिस रिमांड दी जाए। तो ये दोनों आधार नहीं होंगे कि जमानत देने से इनकार किया जाए। जमानत फिर भी दी जाएगी कि भाई पुलिस अभी PR मांग रही है इसलिए जमानत नहीं दे पाएंगे हम, 15 दिन का PR कंप्लीट हो जाने दो, फिर जमानत पर विचार करेंगे। तो मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करेंगे। इन दोनों आधारों पर जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते। ये पर्याप्त आधार नहीं होंगे जमानत मंजूर करने से इनकार करने के लिए। जमानत पर कब छोड़ देंगे, यदि वह अन्यथा अर्थात आरोपी जमानत पर छोड़ दिए जाने के लिए हकदार है और यह वचन देता है कि कोर्ट जो भी उसको निर्देश देगी, शर्तें लगाएगी उसके ऊपर, वह उसका पालन करेगा। परंतु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को यदि उस द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।
मैंने क्या बोला था कि यदि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मजिस्ट्रेट जमानत नहीं देंगे, सिर्फ तभी दे सकते हैं जब वह बालक हो, महिला, रोगी या अंग शैथिल्य हो। अब मान लीजिए हत्या का मामला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आया और मामला सेशन न्यायालय को कमिट करने से पहले ही क्या है, बेल एप्लीकेशन लगा दी गई कि भैया जमानत दी जाए। अंग शैथिल्य व्यक्ति है वो, तो ये रहा अंग शैथिल्य व्यक्ति, ये रहे इसके अधिवक्ता। तो धारा क्या कह रही है कि अभियोजन को सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब कि अभियोजन अर्थात फरियादी पक्ष के जो सरकारी वकील हैं, जमानत देने से पहले इस अंग शैथिल्य व्यक्ति को, भले ये महिला हो या बालक हो, तो इसे जमानत देने से पहले कोर्ट को सरकारी वकील को सुनना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ दे रहा है जमानत, हमें भी सुन लो थोड़ा बहुत। कोई अंग शैथिल्य नहीं है, अच्छा वाला चल रहा है, बाहर जाएगा तो साक्ष्य को प्रभावित करेगा, गवाहों को धमकाएगा, भड़काएगा, मारेगा, सबूतों को नष्ट करेगा, इसलिए इसको जमानत ना दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अभियोजन के वकील यही बातें करेंगे। तो यही है, परंतु कह रहा है कि अभियोजन के अधिवक्ता को सुने बिना, सरकारी वकील को सुने बिना जमानत नहीं दी जाएगी। लोक अभियोजकर्ता सरकारी वकील। सरकारी वकील कैसे मिलता है? पीड़ित पक्ष को मिलता है मुफ्त कानूनी सहायता। यदि ऐसे अधिकारी अर्थात पुलिस अधिकारी को या न्यायालय को यथा स्थिति अन्वेषण, जांच, विचारण के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, किंतु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अभियुक्त को धारा 494 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के स्वविवेकानुसार इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब पुलिस अधिकारी या कोर्ट को लगता है कि भाई इसके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, लेकिन यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि इसने अजमानती अपराध नहीं किया है। हाँ, लेकिन यह दोषी हो सकता है और इसके ऊपर जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसने अजमानती अपराध अर्थात 119(1) के तहत इसने कोई ऐसा अपराध किया है, लेकिन बाद में दोषी हो सकता है, इसलिए जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं इसके ऊपर। लेकिन प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है कि अजमानती अपराध किया है इसने, तो धारा 494 के अधीन रहते हुए इससे क्या है, बॉन्ड भरवा लो, बंद पत्र, मुचलका। बंद पत्र को ही क्या है, बॉन्ड कहा जाता है, उससे ही मुचलका कहा जाता है। तो बंद पत्र निष्पादित करके छोड़ दो अर्थात जमानत दे दो। इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से, मतलब कि अब नीचे बताया गया है कि बंद पत्र पर छोड़ रहे हैं या जमानत पर छोड़ रहे हैं, तो कैसे छोड़ेंगे। यहाँ से शर्तें चालू होती हैं कि जब जमानत दी जाएगी तो क्या शर्तें लगाई जाएंगी। इसमें इसके उपबंधित प्रकार से अर्थात यहाँ से, लेकिन यदि पहले 3 दिया है तो इसे और पढ़ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या उससे अधिक की है, दंडनीय कोई अपराध या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6, 7, 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है, तो उपधारा 1 के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है, तो न्यायालय यह शर्त अभिरोपित करेगा। मतलब ऊपर बताई गई परिस्थितियों में और अध्याय 6, 7 और 17 के अधीन BNS अर्थात IPC पुरानी वाली, अब नाम क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, तो उसके अध्याय 6, 7, 17 के अधीन कोई अपराध करता है या दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करता है या प्रयत्न करता है, तो वह जमानत पर छोड़ा जाएगा। और मजिस्ट्रेट क्या है, ये जितने सेक्शन पढ़े हमने, किसी भी प्रकार से किसी भी उपधारा के अधीन जमानत देते हैं तो यह शर्त आरोपी अर्थात अपराधी के ऊपर अधिरोपित कर देंगे कि अपराधी इन शर्तों का पालन करेगा, इन शर्तों पर हम जमानत पर छोड़ रहे हैं। यह कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंद पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा, अर्थात बंद पत्र में उसने लिख के दिया है कि हर पेशी पर हाजिर होऊंगा मैं। ऐसा अपराध जिसे करने का अभियोग या संदेह है, अर्थात ऐसा केस जो मेरे ऊपर चल रहा है अभी, ऐसा कोई अपराध फिर से नहीं करूंगा। ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा। मतलब किसी व्यक्ति को धमकाएगा नहीं कि भैया तू पुलिस के सामने ये सब बातें नहीं बोलेगा, या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा, साक्षियों को नहीं धमकाएगा, नहीं तो पहुंच गया भाई गवाह के घर पे
कि यदि तूने पुलिस के सामने या कोर्ट में गवाही दी तो काट के फेंक देंगे तुझे। ये सब बातें नहीं करने का। और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें अर्थात मजिस्ट्रेट ठीक समझे अधिरोपित कर सकेगा। अन्य शर्तें क्या हो गई कि भाई शहर के बाहर नहीं जाएगा, विदेश जाने की अनुमति नहीं है, तो ऐसी शर्तें भी कोर्ट क्या है लगा सकती है। चौथा क्या है, उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसे करने के अपने कारणों को, विशेष कारणों को लेखबद्ध करेगा। भाई कोर्ट को यह बताना पड़ेगा ऑर्डर शीट में या बेल के ऑर्डर में कि भाई हम जमानत दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। जैसे कि भाई एकमात्र कर्ता धर्ता है, घर वाले भूखे मर जाएंगे, वृद्ध माँ बाप हैं, पुराना कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, प्रथम मामला है, इसलिए जमानत देना न्याय उचित प्रतीत होता है। तो ऐसे कारण क्या है कोर्ट को लिखने पड़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 या 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा है, ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उस अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। मतलब कि गवाहों को धमका रहा है बाहर, या बंदपत्र की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, पेशी पर नहीं आ रहा है, तो कोर्ट क्या है उसका वारंट जारी कर सकती है गिरफ्तारी, इसे पकड़ के ले आओ, एक काम करो और इसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर दो, एक काम कर दो इसे जेल भेज दो, वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कोर्ट ऐसा भी कर सकती है। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त है, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता, तो यदि ऐसा व्यक्ति उक्त संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है, तो जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न है, वह मजिस्ट्रेट की समाधान पर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि कोर्ट में चालान पेश हुआ, फिर क्या है ट्रायल प्रोग्राम सेट किया गया टीपी, जिस दिन पहले गवाह को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख, गवाही की पहली तारीख पहला गवाह, उससे लेकर 60 दिन, इसके बीच में विचारण अर्थात ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति क्या है जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। पहले गवाह के लिए जब तारीख नियत की गई थी पहले दिन की गवाही, उससे लेकर 60 दिन तक। खैर सुप्रीम कोर्ट का अभी 3-4 दिन पहले एक लेटेस्ट जजमेंट आया है कि गिरफ्तारी से लेकर 60 दिन तक यदि चार्जशीट फाइल नहीं की जाती तो डिफॉल्ट बेल दी जाएगी। वहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। लेकिन जजमेंट में क्या है, गिरफ्तारी के दिन से बात चल रही है। यहाँ पे क्या है, साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख, जिस दिन गवाही देनी थी फरियादी पक्ष को पहले गवाह की पहली तारीख से 60 दिन। सातवां क्या है, यदि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए बंद पत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि अजमानती अपराध है, विचारण समाप्त हो गया है, लेकिन क्या है निर्णय दिए जाने के पूर्व। देखिए 2 चीजें होती हैं, केस खत्म होना और विचारण समाप्त होना। विचारण समाप्त होना अर्थात गवाही कंप्लीट हो गई हो, मुल्जिम बयान हो गए हो, फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गए हो, सिर्फ क्या है निर्णय रह गया हो, केस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ विचारण समाप्त हुआ है, अभी ट्रायल कंप्लीट हुआ है, बस निर्णय करना रह गया है कि भैया फैसला क्या देना है। तो इसके पूर्व कोर्ट को यह लगता है कि भाई पर्याप्त आधार है कि यार इसने कोई अपराध नहीं किया है, गवाही से भी समझ में आ रहा है, और अभियुक्त क्या है अभिरक्षा में है अर्थात जेल में है, तो ऐसे अभियुक्त को क्या है निर्णय सुनाने के लिए अपने सामने लाएंगे, उसको जेल से बुलवा लेंगे क्योंकि निर्णय उसके सामने सुनाया जाएगा, उसे बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। तो इस पूरी पंचायत का सार क्या निकला कि 480 जो हमने अभी समझी 7 सब सेक्शन है, इसमें 480 के तहत जो आवेदन लगता है वह मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही लगता है, और मजिस्ट्रेट केवल उन मामलों में जमानत दे सकते हैं जिन धाराओं के अपराध किया है मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय हो। जैसे हमने देखा था 119 की धारा 1 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय। तो मजिस्ट्रेट क्या है ऐसे मामलों में ही आपको जमानत दे सकते हैं जिन धाराओं का विचारण करने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है। यदि उपधारा 2 के तहत अपराध कर दिया जैसे मैंने ही कर दिया, तो मजिस्ट्रेट मुझे वहां पर जमानत नहीं देंगे, 480 में मेरा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। फिर 483 में मुझे क्या है
सेशन कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो फिर सेशंस कोर्ट मुझे जमानत दे सकती है। और क्या सार निकला कि मजिस्ट्रेट छोड़ भी सकते हैं यदि आपने हत्या की हो या ऐसा अपराध किया हो जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो या फिर आजीवन कारावास से दंडनीय हो। मजिस्ट्रेट उसमें भी जमानत दे सकते हैं, बशर्ते ऐसा अपराधी क्या है, बालक या महिला, रोगी या विकलांग व्यक्ति हो, तो ही मजिस्ट्रेट जमानत दे सकते हैं। नहीं तो हत्या और रेप के मामले में तो सेशंस कोर्ट भी जमानत नहीं देती, भले ही मामला क्या है सेशंस कोर्ट द्वारा विचारणीय है। आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ही आपको जमानत देगी। अब आइए देखते हैं कि 480 के तहत जब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप जमानत आवेदन लगाएंगे तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी। बेसिक गलतियां ना करें। सबसे पहले लिखें कि पहली एप्लीकेशन है या दूसरी एप्लीकेशन है, कौन सी बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं आप। तो प्रथम जमानत आवेदन पत्र साइड में ये लिखिएगा यदि आरोपी जेल में है या अभिरक्षा में है, भले ही कोर्ट में बैठा हो, उसी दिन सरेंडर कर दिया हो उसने जिस दिन आपने बेल एप्लीकेशन लगानी है, या फिर पुलिस कस्टडी में हो, उसका पीआर चल रहा हो पुलिस रिमांड, या फिर जेआर चल रहा हो जुडिशियल रिमांड में हो, लिखना पड़ेगा कि आवेदक अभिरक्षा में है। और फिर आपको कोर्ट फीस नहीं लगानी है यहाँ पे, यदि अभिरक्षा में है तो फिर कोर्ट फीस नहीं लगती वहाँ पर। एग्जैक्ट ड्राफ्टिंग आप ऐसे ही करेंगे, इसी प्रकार एक जमानत का आवेदन बनाया जाता है। आरोपी का नाम लिख दीजिएगा, उम्र, उसका एड्रेस, वल्दियत, विरुद्ध में क्या है मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य, जिस भी राज्य से आप हैं उस राज्य का। फिर थाने का नाम कि किस थाने में एफआईआर हुई थी, अपराध क्रमांक क्या है, क्राइम नंबर, अंडर सेक्शन यूएस कि किन किन धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। तो 115(2), 119(1), 351, 3 और 5 कई अपराधी हैं। जैसे धारा 34 हुआ करती थी पहले, अब 3 और 5 हो गई है। धारा 3 की उपधारा 5 सह अपराधियों के लिए। 119(1) हमने डिस्कस की थी अभी, संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य कराने के लिए उपहति कारित कर देना। और 115(2) उपहति कारित करने के लिए दंड, जो कि पहले 323 हुआ करती थी आईपीसी में। मैंने दोनों लिख दिए हैं। जैसे आप पुराने केसों में एप्लीकेशन देना चाहें तो वहाँ पे लिखेंगे 437। नई धाराओं के अंतर्गत आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 480 BNSS। आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है यह कि पुलिस थाना अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा दर्ज किए गए उक्त झूठे अपराध में आवेदक द्वारा दिनांक इतने को उक्त थाने में समर्पण कर दिए जाने पर गिरफ्तार किया जाकर इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि ये बंदा जो है इसने खुद सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया थाने जाकर, लो पुलिस वालों मैंने अपराध किया है, अंदर करो, मुझे कोर्ट में पेश करो, कर लो पूछताछ, आम ब्रह्मास्मि। तो भाई सरेंडर कर दिया, पुलिस वालों का काम आसान हो गया, पूछताछ कर ली, कोर्ट में पेश कर दिया। यह कि आवेदक निर्दोष है, उसे विद्वेषवश झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के अंतिम निराकरण में आवेदक को दोष मुक्त होने की पूरी आशा है। उक्त प्रकरण के न्यायिक निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। यह कि उक्त अपराध में अन्य आरोपी गण शुभम, आकाश, कुणाल को जमानत प्रदान की जा चुकी है। इस आवेदक का प्रकरण भी उक्त लोगों से भिन्न न होकर आवेदक भी जमानत की कृपा प्राप्त कर पाने का वैधानिक अधिकारी है। भाई इस केस में क्या हुआ था कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट से पहले आवेदन खारिज हो गया जमानत का, फिर सेशंस कोर्ट ने क्या है जमानत दे दी। सह अपराधी थे, पहले शुभम को मिली, फिर उसके बाद इन दोनों को मिल गई। अब ये चौथा बंदा बचा है तो इसकी ओर लगा दे रहे हैं। अब चूंकि मामला क्या है 119(1) मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो पहले आपको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। भले ही सेशन कोर्ट मामले में ऐसे अपराध जो सेशंस कोर्ट द्वारा विचारणीय हो, आप सीधा 483 के तहत सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ जरूरत नहीं है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगाएं। लेकिन भाई अब जब यहाँ पे मजिस्ट्रेट की कोर्ट को ही सुनना है ये केस, तो पहले आपको नियम से मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। भले ही मजिस्ट्रेट ये आवेदन खारिज कर दें जैसे कि इनका कर दिया था पहले, क्योंकि आपराधिक इतिहास था, हमने सेक्शन में पढ़ा था कि 3 साल से 7 साल तक की सजा हो गई हो पहले 2 या अधिक बार, हिस्ट्री सीटर हैं ये लोग। तो इस आधार पर क्या है मजिस्ट्रेट ने जमानत नहीं दी, जमानत आवेदन खारिज कर दिया। फिर सेशंस कोर्ट ने क्या है जमानत दे दी थी। अब हम भी यहाँ नियम से पहले मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि भाई केस की सुनवाई तो मजिस्ट्रेट को ही करनी है। तो हमको यह भी बताना पड़ेगा कि सह अपराधियों को क्या है जमानत मिल चुकी है। आप चाहें तो अपनी पूरी स्टोरी भी लिख सकते हैं कि भाई उक्त घटना के समय हम वहाँ पर नहीं थे, हमको झूठा फंसा दिया गया है, हम तो फलानी जगह बैठ के खाना खा रहे थे, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। तो ये सब बातें भी आप क्या है लिख सकते हैं
लेकिन एक अच्छी सलाह दूं तो पहले ही अपने पूरे पत्ते नहीं खोलने हैं, नहीं तो अभियोजन अर्थात सरकारी वकील उसका तोड़ निकाल लेगा। तो जमानत आवेदन सिर्फ फॉर्मल लिखें, कोर्ट देनी होगी तो वैसे ही दे देगी। ओरली आप फैक्ट रख दें सामने जब आर्ग्यूमेंट करें आप बेल पर, तो लेकिन अपने सारे पत्ते ना खोलें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। अभियोजन हर चीज़ का तोड़ निकाल लेगा आपके खिलाफ फिर। इसीलिए हमने बिल्कुल सिंपल आवेदन बनाया है। अब थोड़ी दुख भरी कहानी आरोपी के बारे में कि आवेदक के वृद्ध माँ बाप हैं जो आवेदक पर ही आश्रित हैं। आवेदक एक कृषक है और कृषि पर ही उसकी एवं उसके परिजनों की आजीविका निर्भर है। आवेदक को उक्त झूठे प्रकरण में यदि जेल में रखा जाता है तो उक्त लोगों के भरण पोषण के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। आवेदक ही उक्त सभी का एकमात्र भरण पोषण करता है। अब होगा बड़ा भाई भी रहता है अलग, अपन का है बताओ। अपन तो सिर्फ आरोपी का गाना गाओ कि भैया वो ही करता है, ये सब भूखे मर जाएंगे बेचारे, इसको जेल भेज दिया तो। बूढ़े माँ बाप बेचारे वैसे ही बीमार है, पत्नी है, छोटा बच्चा है, कौन करेगा इनकी देखभाल। यह कि आवेदक की गिरफ्तारी एवं उससे जब्ती आदि पूर्ण होकर उसके विरुद्ध विवेचना पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब साक्ष्य को प्रभावित किए जाने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने पर साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और प्रकरण के न्यायिक निराकरण में उपस्थित रहकर सहयोग करेगा। बहुत गंभीर बात लिखी है, ध्यान दिया हो तो। आवेदक के विरुद्ध जब्ती पूरी हो चुकी है, विवेचना भी पूर्ण हो चुकी है, और यदि चार्जशीट फाइल हो गई हो तो वह भी लिख दीजिएगा कि अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जूनियर एडवोकेट्स के लिए बड़ी एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि बेल एप्लीकेशन गलती से भी मत लगाइएगा यदि चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो। ना तो आप 483 में हाई कोर्ट में जाएं, ना ही सेशंस कोर्ट में लगाएं। पुलिस वालों से बात करके पहले चार्जशीट पेश करवाइए। आरोपी के घर वालों से बोलिए कि पुलिस वालों के पीछे लग जाओ भैया, चार्जशीट पेश करवाओ, क्योंकि यदि चार्जशीट पेश नहीं हुई तो कोर्ट कभी जमानत नहीं देने वाली, भले ही सुप्रीम कोर्ट का ना चल जाओ आप। क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि भाई जमानत दे दी गई तो साक्ष्य प्रभावित होने की पूरी आशंका है। फालतू पक्षकार का पैसा नहीं खाना, उससे बातें नहीं मारनी है कि अरे हम सब करवा देंगे, जमा करवा लिए 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, बाद में बेचारा घर भर परेशान हो रहा है, पाई पाई जोड़ के वकील को पैसे दिए। तो ये आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है। गंभीर अपराध, खासकर हत्या हो या रेप हो या ऐसा अपराध जिसमें 10 साल या आजीवन कारावास तक की सजा हो, उसमें पहले आप चालान पेश हो जाने दें, फिर जमानत लगवाएं। 90% चांसेस हैं कि जमानत मिल जाएगी। हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है कि अभियोग पत्र पेश हो चुका है, क्योंकि पुलिस से हमने बात कर ली है, पुलिस वाले आज चालान पेश कर रहे हैं। अब बाई चांस नहीं किया उनने आज, तो अपन तो झूठे साबित हो जाएंगे ना आवेदन में, इसलिए अपन ने नहीं लिखा। अपन इतना ही लिख रहे हैं कि भैया पूरी जांच विवेचना पूर्ण हो गई है, जब्ती मप्ती जो करनी थी हथियार की वो भी कर ली, अब कुछ नहीं बचा है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, सिर्फ इसी को देखकर जमानत मिलती, यही बता दे रहा हूँ मैं। कोर्ट बस इतना देखती है कि भैया चालान पेश कर दिया है और अपराध की गंभीरता कितनी है, 2 चीज़ों पर कोर्ट फोकस करेगी बस। यह कि आरोपी अरेरा हिल्स भोपाल का स्थायी निवासी है और परिवार एवं पारिवारिक चल अचल संपत्ति धारक है। जमानत दिए जाने की स्थिति में उसके फरार हो जाने की कोई संभावना नहीं है। भैया इतनी प्रॉपर्टी है, कहाँ भाग जाएगा छोड़ के, घर परिवार है, यहीं का स्थायी निवासी है। यह कि यदि उक्त झूठे अपराध में आवेदक को जेल में रखा जाता है तो उस पर जेल जीवन के दुष्प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, यह भी मैंडेटरी है लिखना। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो बिल्कुल मत लिखिएगा, नहीं तो पुलिस वाले जैसे ही आप जमानत आवेदन लगाएंगे, पुलिस वाले इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश कर देंगे, तो फिर आप झूठे पड़ जाएंगे। तो पूरा का पूरा नहीं उतारना है आवेदन, सोच समझ के लिखना है। आपको बस एक आइडिया दिया है कि ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे आप। और आरोपी के ऊपर जो केस चल रहा है जिन धाराओं में, उन धाराओं में अधिकतम सजा मृत्युदंड नहीं है, अर्थात कथित आरोप मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। और यह कि जमानत हेतु आवेदक इस माननीय न्यायालय के द्वारा अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु तत्पर है। मतलब ऊपर जो शर्तें देखी थी हमने सेक्शन में कि बंधपत्र की शर्तों का पालन करेगा, फिर से वही अपराध नहीं करेगा, गवाहों को भड़काएगा नहीं, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, देश छोड़कर नहीं जाएगा,